तो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ पीएनसी शॉर्ट लेक्चर सीरीज़। तो जैसे कि हमने अभी इसके पहले प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, उसमें हमने 2 केस पढ़ लिए। पहला केस था जब n डिफरेंट थिंग्स हो, वो सेम वही था जो जैसे कि मैंने बताया था m + n + p डिफरेंट थिंग्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, इक्वल वेज ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो उसके नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे। तो सेम वही है, बस ये अरेंजमेंट आ गया। और सेकंड है व्हेन टेकन सम एट अ टाइम ना, तो इसको डिफाइन करने से अच्छा इस पे हमने एक क्वेश्चन कर लिया, जैसे कि फॉर्म अ 4 लेटर वर्ड फ्रॉम द वर्ड पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। तो इसके बाद हमने सेग्रीगेट कर लिया हमारे एक जैसे वर्ड्स लेटर्स, और 4 केस बन गए। पहला केस जब सब डिस्टिंक्ट हो, दूसरा केस जब 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट हो, तीसरा केस जब 2 अलाइक और 2 अदर अलाइक। अदर अलाइक मतलब समझ रहे हो, जैसे कि ए हो गया, ई हो गया। तो ये फिर तीसरा केस था 3 अलाइक + 1 डिस्टिंक्ट। देखा, तो बस यही। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक थोड़ा सा ज़रूरी कह सकते हैं, थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो पूरा पीएनसी इसी पे बेस्ड है। आपको क्या करना है, बेसिकली करना क्या रहता है, यही तो निकालना रहता है ना, टोटल नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें पहला है कि बायनॉमियल प्रॉपर्टी लग जाएगी कि NC2 NC3 n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और नंबर ऑफ वे सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इक्वल्स टू 2n-1। या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स। चलिए अब सोच के देखिए, टोटल नंबर ऑफ वेज हमें निकालने हैं एक सिलेक्शन करने के लिए, जब हमारे पास कुछ p + q + r + ऐसे अलग अलग चीज़ें हों। अब इनमें से हमें टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस बनाने हैं। अब हमें इतना पता है कि p अलाइक है, q अलाइक है, r अलाइक है, वैसे n नंबर ऑफ थिंग्स अलाइक है या वन ऑफ अ काइंड है। तो इनके लिए जब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस निकालने रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, तो इनके लिए हम ये यूज़ करते हैं p + 1 q + 1 r + 1 अप टू -1। चलिए तो अब अगले पड़ाव में चलते हैं। डिविजर्स या टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। ये जेई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्या करता है कि कोई भी आपको एक नंबर दे देगा। अब ये नंबर के प्राइम फैक्टर्स कुछ जैसे कि लेट सपोज q की पावर b मान लेते हैं, r की पावर c मान लेते हैं, और सो ऑन, जहाँ पे p q r ऑल बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। तो अब द टोटल नंबर ऑफ डिविज़र, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ डिविज़र्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1 को भी गिनना है और n को भी गिनना है।
तो इसके लिए तो आ गया कि a+1 b+1 c+1 एंड सो ऑन। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको याद ही रख लिया जाए। ये बहुत स्टैंडर्डाइज प्रॉब्लम है और ये हर बार ही आता है। तो क्या सीखा हमने कि टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1 and n itself is a+1 b+1 and c+1, दैट इज ऑल। अब आता है क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि सम ऑफ दीज डिविजर्स, सम ऑफ दीज डिविजर्स। तो जैसे कि लेट सपोज p की पावर 2 है, तो आपको क्या करना है कि p0 प्लस p1 प्लस p2 इंटू q0 प्लस q1 प्लस q2 इंटू r0 प्लस r1 प्लस r2। तो इन सब के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे सम ऑफ दीज डिविजर। इन सब का सम एक्चुअली इनकी हाईएस्ट पावर तक, ज़ीरो से लेकिन इनके हाईएस्ट पावर के सम का प्रोडक्ट होता है। अब आ जाते हैं एक नोट लिख लेते हैं कि द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कॉम्पोजिट नंबर n can be resolved into two factors which are relatively prime or co-prime to each other is equal to 2n minus 1। क्या समझे हम कि n को ऐसे कितने तरीके हैं कि n को हम उसके प्राइम और को प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व कर सकें। तो 2n है, 2n की पावर -1, वेयर n इज नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ कैपिटल N। समझ रहे हैं? ठीक है। अब कुछ इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे नोट करके मैं लिखूँगा, तो उस पर और ज़्यादा ध्यान देना है हमें। सिंपल पॉइंट्स हैं, जैसे कि नंबर हैविंग मोर देन 2 डिवाइजर्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। ये तो आप सभी को पता है। कोई भी नंबर जैसे n हैविंग मोर देन 2 डिवाइजर्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इज अ composite number। और एक दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि 1 के अलावा सारे डिवाइज़र और नंबर खुद, वो नंबर खुद प्रॉपर डिवाइज़र को प्रॉपर डिवाइजर्स बोला जाता है। तो प्रॉपर डिवाइज़र क्या होते हैं? 1 के अलावा कोई भी नंबर और वो नंबर खुद एक प्रॉपर डिवाइजर बोला जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 38808 फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें बोला गया हमें कि नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस ऑफ द नंबर, और उन डिवाइसेस का सम भी निकालना है। तो सबसे पहले तो भाई निकाल लेते हैं। 38808 को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से अलग कर दो, तो आप करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ ये निकल के आता है और 11 आएगा। हाँ ठीक है, ये आता है। अब हमें तो पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस के लिए करना क्या है। थ्री प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए
अब आप तो बोलेंगे कि हो गया, ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र। पर अगर क्वेश्चन में आ गया कि प्रॉपर डिवाइज़र्स निकालने, प्रॉपर डिवाइज़र्स, तब वो हो जाएगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ एक्सक्लूडेड। समझ रहे हैं? तो तब आप ये नहीं लिख पाइएगा, सिर्फ ये नहीं लिख पाइएगा। ऐसे केस में अगर ये आ जाए तो हम लिखते हैं कि a+1 b+1 c+1 -2 की पावर -2 सॉरी, क्योंकि 2 कौन सा हो गया, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ तो -2 लगा दीजिए, बस ख़त्म। अब पूछा गया सम ऑफ डिवाइजर्स, तो लिख देते हैं भाई सम ऑफ डिवाइजर्स 2 1 2 2 3, सिमिलरली 3 0 1 + 3 2, सिमिलरली 7 0 7 1 + 7 2, and then 11 0 + 11 1 -1। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमने -1 और -38808 क्यों किया, क्योंकि बोला गया है प्रॉपर डिवाइजर्स। याद रखिएगा, जेई मेंस को बहुत मज़ा आता है ऐसे चिंदी चोरियाँ करने में। वो तो लिख देंगे कि हमने तो भैया दिखाया है प्रॉपर डिवाइजर्स, पर आप या हम सब क्या सोचेंगे कि यार डिवाइज़र तो लिख लिया, ये आ गया, सम आ गया, बहुत बढ़िया, और आपको एक ऑप्शन भी मिल जाएगा इसी से रिलेटेड। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, ABCD में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा आपको, बी ऑप्शन जैसे मिल गया, आपने टिक कर दिया, हो गया भैया। पर असली में ये पूरा गलत है, क्योंकि इसमें प्रॉपर डिवाइज़र बोला है तो इन दोनों को भी माइनस करना पड़ेगा। जो इनिशियल फार्मूला हमें मिला है कि A0 + A1 + AB + AC इंटू ये है इंक्लूडिंग 1 एंड n being the number itself। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल मैं माफ़ी चाहूँगा, AC की आवाज़ थोड़ी आ रही होगी, तो बेयर विथ मी। आ जाते हैं टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस चैप्टर का एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि कुछ फॉर्मूलेस की तरह, जैसे कि डिवाइज़र है, अब आप डिवाइज़र में कुछ नहीं कर सकते, आपको रटना ही पड़ेगा। पर डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं, आप इसे समझ सकते हैं और समझ के काफ़ी अच्छा भी कर सकते हैं। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है 2 टाइप की कैटेगरीज। पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट, ठीक है, थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू p पर्सन इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। मतलब n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं टू p पर्सन्स। समझ रहे हैं? n चीज़ें हैं p लोगों में बांटनी है, तो आप कैसे बांटेंगे? टोटल तरीके क्या? ये वही है बंदर मदारी जो मैं कह रहा था, p की पावर n। समझ रहे हैं आप ऐसा क्यों हुआ? n चीज़ें हैं और उन्हें हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है p पर्सन्स में, तो क्या होगा? हर p पर्सन को n में से कुछ ना कुछ चीज़ तो मिलेगी। तो ऐसे और हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं दी गई, तो क्या हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा p की पावर n। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, n अलाइक याद रखिएगा, अलाइक थिंग्स
unlike things among p persons such that each may get none, one or more. It is given by n plus p की पावर -1 c p की पावर -1. मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये जो है बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे अच्छे से समझ के याद कर लीजिए. हमने क्या सीखा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अब डिस्ट्रीब्यूशन किन किन चीज़ों का होता है भाई? या तो डिस्टिंक्ट हो सकती हैं या अलाइक हो सकती हैं. अगर डिस्टिंक्ट हो गई तो डिस्टिंक्ट का तो क्या ही, एन डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं, पी लोग में बांटना है तो लगा दो भैया पी की पावर एन. पर अगर वहीं एन अलाइक चीज़ें हो गई, अलाइक और उन्हीं पी पर्सन्स में बांटना है, तब हमें n प्लस पी -1 चलिए आते हैं अब लास्ट टॉपिक पे, डी अरेंजमेंट. डी अरेंजमेंट अब बेसिकली डी अरेंजमेंट जो रहता है ये ज़्यादा देखा नहीं गया, जेई में ज़्यादा आता नहीं है इस पे क्वेश्चंस, और ना अलग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. इसमें मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि एन चीज़ों को जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं कि वो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो. मतलब समझ रहे हैं, एन चीज़ें हैं और एन, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेटर्स को ले लेते हैं, एग्जांपल्स लेटर्स, ठीक है, लेटर्स को ले लिया. अब एन लेटर्स हैं और एन उतने उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एन एनवेलप्स भी हैं. तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं कि नो लेटर इज़ प्लेस्ड इन करेक्ट एनवेलप. समझ रहे हैं आप? तो इसी पे बेस आते हैं कि गलत हो जाए, मतलब गलती. ऐसे कितने तरीके हैं कि इट कम्स आउट द रॉन्ग वे. तो आप समझ जाएंगे, डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन जैसे आएगा आप समझ जाएंगे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही वैसी होती है. वो पूछता ही आपसे ऐसे कि एन चीज़ें हैं, एम चीज़ें हैं, एन लोग हैं, तो ऐसे कितने तरीके हैं कि सबको गलत चीज़ें मिले. तो इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला होता है. हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर नहीं है तो आप मत ही कीजिए याद, क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं है, पर क्योंकि हमें सारे पॉइंट्स कवर कर लेने हैं तो मैं बता देता हूँ. n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल -1 की पावर n फैक्टोरियल. ये आ गया नंबर ऑफ वेज in which letter is placed in the envelope so that no letter is placed in correct envelope. समझ रहे हैं आप? No letter is placed in correct envelope. आपको घुमा फिरा के यही देगा, बार बार यही पूछेगा आपसे, यही चीज़. तो एक याद कर लीजिए कि n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस अप टू -1 की पावर n फैक्टोरियल. अब कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो सही रहेगा. फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर परम्यूटेशन. सर्कुलर परम्यूटेशन हालांकि तो एक मेन टॉपिक का पार्ट है, पर मिसलेनियस में पढ़ाने का इसीलिए है क्योंकि हम लीनियर अरेंजमेंट तो ऑलरेडी जानते ही हैं ना, तो हमें क्या करना है, एक अलग से क्यों टॉपिक पढ़ना. क्या है, लीनियर अरेंजमेंट का ये एक्सटेंशन है बस. आप इसी को उसी की तरह मान लीजिए, सर्कुलर परम्यूटेशन.
चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी 4 लोग हैं, इनको एक रो में अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल। और मान लीजिए इन्हीं ए बी सी डी 4 लोग को हमें एक सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है। तो लेट्स ट्राई ए बी सी डी फिर से चालू करते हैं। दिस टाइम ए मूव्स फर्दर अवे, तो यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया। एक और तरीका कर देते हैं। अब यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया। अब एक और तरीका कर देते हैं। अब यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, आई एम सॉरी, बी आ गया। और वापस से घुमाएंगे तो हमें कितने मिल गए? 4 वेज मिल गए। पर याद रखिएगा कि सर्कुलर परम्यूटेशन में एक नई चीज़ आ जाती है कि 4 फैक्टोरियल तरीके होंगे अपॉन 4 वेज। इनको अरेंज भी तो करना पड़ेगा ना, अरेंज भी तो करेंगे, तो ये आ जाता है 3 फैक्टोरियल। तो इसीलिए नंबर ऑफ वेज of arranging n things in circular arrangement is actually n minus 1 factorial। ठीक है इसमें बस इतना ही। आगे इस पे कुछ एडवांस क्वेश्चंस है तो हम बाद में कर लेंगे। Another important topic is grid problems। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक बहुत है, पर आप देखेंगे जैसे कि 2020 में आ गया या 2019 में हो गया या 2018 में भी फॉर दैट केस, और 2021 तो है। तो इन 4 सालों में इस पे क्वेश्चंस ना के बराबर है, मतलब नेग्लिजिबल मान सकते हैं आप। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, तो मैं इस टॉपिक को स्किप करूँगा। पर अगर आपको तब भी इसमें आपको प्रॉब्लम है या इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आ जाएगा भाई इस पे भी एक लेक्चर। ठीक है, चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लिया जाए। हमारे पास एक क्वेश्चन है, a regular polygon of 15 sides is constructed. In how many ways can a triangle be formed using the vertices of the polygon so that no triangle is same as that of a polygon? अब ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट इट, सोचिए कितना अच्छा, मतलब आपको एक वो दिखाया जा रहा है कि दिमाग का असली यूज़ पता चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा एक पॉइंट चूज़ कर लीजिए, जैसे कि ये पॉलीगॉन हो गया, ये हमारा पॉलीगॉन है P2 P3 P4। अपने आप में ही सोचना बड़ी बात है कि इसे एक सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन की तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि देखिएगा तो एक पॉलीगॉन के क्या है, एक सर्कल के अंदर ही लाई करेगा एक पॉलीगॉन के सारे पॉइंट्स में। तो ऐसे अप टू P15 पे आ गए, एक पॉइंट उठा लिया, 15 में से कोई एक पॉइंट उठा लिया। अगर हमने P1 सिलेक्ट कर लिया
तो हमें 2 और ऐसे पॉइंट चूज़ करने जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। आप पूछेंगे कॉन्जिक्यूटिव क्यों नहीं भाई? लेट्स सपोज P1 ही चूज़ कर लिया और नेक्स्ट पॉइंट P2 P3 चूज़ कर लिया, तो ये तो हमारा क्वेश्चन फंडामेंटली गलत हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी है कि नो साइड ऑफ द ट्राइंगल इज सेम एज दैट ऑफ पॉलीगॉन। तो ये तो गलत हो गया, हमें नो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स चुननी है। तो अब अगर P1 चूज़ कर लिया तो P2 और P15 तो कैंसिल हो गए, मतलब हमारे पास 14 पॉइंट्स थे, एक तो चूज़ कर लिया था। अब इसके बाद भी P1 एंड P15 कैंसिल, तो -2। अब हमारे पास 12 बचे। अब हमें से 12 में से 2 सिलेक्ट करना है विच आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। तो 2 आउट ऑफ रिमेनिंग 12 पॉइंट्स। अब आप सब को पता है हम अभी क्या पढ़े थे कि अलाइक ऑब्जेक्ट्स एंड अलाइक थिंग्स अमंग P पर्सन्स। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें 2 पॉइंट चूज़ करने हैं उन 12 पॉइंट्स में से। सिंपल, so total number of ways is 15C1, 11C2, 13. That comes out to be 275. तो देखिए, बेसिक्स पे जितना कवर हो सकता था मैंने इस लेक्चर में पूरा बता दिया है। और आगे अब इस पे और कुछ मिसलेनियस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एलन, बिटसेट और PYQ इन तीनों से मिला के एक अगला लेक्चर होगा जिसमें हम डिटेल में इन पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर कुछ हेल्प किया होगा तो यू कैन लाइक द वीडियो। इफ़ यू फेल्ट कि इसने आपको मदद किया तो सही है, आप लाइक कर सकते हैं। और सब्सक्राइब, शेयर, ये सब अगर आपका मन करे तो करिए, मैं तो नहीं करता। चलिए, तो थैंक यू।